रूप में यहाँ शरीयत के कानून का पालन नहीं होता था, इसलिए बगनी ने दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य न मानकर व्यवहारिक और लौकिक जहानदारी माना है। दिल्ली सल्तनत की पद्धति: सैन्य व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, राजतंत्र, ग्रामीण प्रशासन, तुर्की मंगोल पद्धति, ईरानी पद्धति। इस्लाम के 4 स्कूलों में हनीफी स्कूल सबसे उदार था। सल्तनत काल की वित्तीय व्यवस्था हनीफी स्कूल पर आधारित थी। तुर्की ईरानी पद्धति, भारतीय पद्धति। केंद्रीय शासन: भारत का मुस्लिम राज्य धर्म प्रधान राज्य था, जिसका अस्तित्व सिद्धांत रूप में धर्म की आवश्यकताओं द्वारा उचित ठहराया गया था। सुल्तान सीजर राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रधान तथा पोप धार्मिक क्षेत्र में सर्वप्रधान का मिश्रित रूप समझा जाता था। सिद्धांततः धार्मिक मामलों में उसकी शक्ति कुरान के पवित्र कानून द्वारा सीमित थी तथा अलाउद्दीन के अतिरिक्त कोई सुल्तान स्पष्ट रूप से धर्म को राजनीति से अलग नहीं रख सका। पर व्यवहारिक रूप में भारत का मुस्लिम सुल्तान एक पूर्णतया स्वेच्छाचारी शासक था, जिस पर कोई प्रतिबंध न था तथा उसका शब्द कानून था। सुल्तान समय समय पर बगदाद तथा मिस्र के खलीफाओं के प्रति केवल शिष्टाचार युक्त स्वामी भक्ति अदा करते थे। इसमें सिर्फ 2 बार थोड़े समय के लिए बाधा पड़ी थी, परंतु अपनी शक्ति के लिए वे न तो उनके खलीफाओं के ऋणी थे और जनता की इच्छा के ही। यद्यपि राज सत्ता का इस्लामी सिद्धांत वैधानिक तथा प्रजातंत्रात्मक था, वस्तुतः भारत का मुस्लिम राज्य व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र तथा अपने ऊपर स्वयं शासन करने वाला था और सुल्तान सारी शासन प्रणाली का प्रधान था। सुल्तान की प्रभुता का वास्तविक साधन सैनिक शक्ति था तथा इसे उस युग के केवल विचार शून्य जनसमूह ही नहीं बल्कि सैनिक, कवि, उदाहरणतः अमीर खुसरो और उलेमा भी समझते तथा स्वीकार करते थे। कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में सुल्तान राजकाज उन अधिकारियों तथा मंत्रियों की सहायता से चलाता था जिन्हें वह स्वयं चुनता था। राज्य सार रूप में सैनिक प्रकृति का था तथा सुल्तान प्रधान सेनापति था। वह प्रमुख कानून स्रष्टा एवं अपील का अंतिम न्यायालय भी था। भारत के मुस्लिम सुल्तानों का स्वेच्छापूर्ण शासन तत्कालीन परिस्थितियों का अनिवार्य परिणाम था। उन्हें हिंदू राज्यों, हिंदू लड़ाकू जातियों तथा मंगोल आक्रमणकारियों की शत्रुता से बराबर सावधान रहना पड़ता था। इसके लिए एक प्रबल केंद्रीभूत सरकार की आवश्यकता थी जो धीरे धीरे निरंकुश बन गई। कोई ऐसा वंशानुगत मुस्लिम सरदार वर्ग नहीं था जिसे अपने अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का ज्ञान हो और जो राजकीय निरंकुशता के विरुद्ध इन्हें जताने को उत्सुक हो। यद्यपि कभी कभी कुछ सरदार अपना प्रभाव दिखलाते थे, ऐसी प्रतिनिधियों की सभाएं भी नहीं थी जो वैधानिक स्वतंत्रता के लिए उत्सुक होता था। कोई प्रबल जनमत भी नहीं था जो स्वेच्छापूर्ण शासन का विरोध करने में समर्थ हो। उलेमाओं तक हो जिनका राज्य में बहुत प्रभाव था, इतना साहस नहीं था कि वे सुल्तान का खुलेआम विरोध करें तथा किसी अवांछनीय शासक को उसी प्रकार गद्दी से हटा दे जिस प्रकार हिल्डेब्रांड ने हेनरी चतुर्थ को सिंहासनच्युत किया था। दिल्ली की सल्तनत का उत्तराधिकारी किसी स्वीकृत कानून द्वारा स्थिर न होता था और न कोई निश्चित सिद्धांत ही था। मोटे तौर पर सहूलियत के ख्याल से चुनाव मृत सुल्तान के परिवार के जीवित बचे सदस्यों तक ही सीमित रहता था। पहले जन्म होना, कार्य क्षमता का प्रश्न, मृत सुल्तान द्वारा मनोनयन, इन बातों पर कभी कभी ध्यान दिया जाता था, पर निर्णयात्मक आवाज़ सरदारों की ही मालूम पड़ती है जो साधारणतः राज्य के हित से अधिक अपनी व्यक्तिगत सुविधा को तरजीह देते थे। सबसे अधिक स्वेच्छाचारी शासक तक शासन का कार्य अकेले नहीं कर सकता। इस प्रकार दिल्ली के सुल्तानों को अपने राज्य के आगम से अधिकारियों अफसरों की एक व्यवस्थित श्रृंखला के सहित एक शासन यंत्र का प्रबंध करना पड़ा। ये अधिकारी विभिन्न विभागों की देखरेख किया करते थे, पर ये किसी प्रकार उनके सुल्तानों के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं डालते थे, बल्कि अपने अपने कर्तव्य सुल्तानों की आज्ञा के अनुसार निभाते थे। सुल्तान अपने मित्रों एवं विश्वसनीय अधिकारियों की मजलिस एक खलबत नामक एक परिसर रखते थे, जिससे राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श लेते थे। परिषद के सदस्य अपनी सम्मतियां व्यक्त कर सकते थे, जिनका कभी कभी शासन पर कुछ प्रभाव होता था।
पर उनसे सुल्तान बनता नहीं था। सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, मलिकों तथा अमीरों से मजलिस ए खास नामक दरबार में मिलता था। वह सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में बार ए आजम में बैठता था, जहाँ पर मुकदमे सुनता था, लोगों के प्रार्थना पत्र लेता था तथा उनकी नालिशें सुनता था। केंद्रीय सरकार में सर्वोच्च अधिकारी वजीर था, जिसके नियंत्रण में राज्य के अन्य विभाग थे, जैसे दीवान ए रसालत तथा अपीलों का विभाग, दीवान अर्ज या सैनिक विभाग, दीवान इंसा या पत्र व्यवहार विभाग, दीवान बंदगान या दास विभाग, दीवान कजा मसालिक या न्याय गुप्तचर तथा डाक विभाग, दीवान अमीरों कोही या कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवान मुश्तखरज या तहसीलदारों तथा प्रतिनिधियों की देखभाल करने और उनसे बकाया वसूल करने वाला विभाग, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान खैरात या दान विभाग, फिरोज शाह के राज्यकाल में दीवान ए इस्तीफाक या पेंशन विभाग, वजीर के नियंत्रण में टकसाल दान की संस्थाएं तथा कारखाने भी थे। विभिन्न विभागों की अध्यक्षता में रहे अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अधिकारी भी थे, जैसे मुस्तौफी ए मुमालिक या ऑडिटर जनरल, जिसका कर्तव्य राज्य के खर्चों को जांचना था, मुखरिफ ए मुमालिक, जो रुपयों के पाने का हिसाब रखता था, मजमुआदार, जो सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के कागजात सुरक्षित रखता था, खजीन या कोषाध्यक्ष, अमीर बहर या नावों का नियंत्रण करता, बख्शी या फौज का वेतन देने वाला तथा अन्य भी थे। नायब वजीर, मामलिक या सहायक वजीर की पद मर्यादा बहुत ऊंची नहीं थी। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल था और उत्तरगामी तुगलकों के समय से वजीर की शक्ति बहुत बढ़ गई, पर सैयदों के समय में यह शक्ति घटने लगी तथा अफगानों के अधीन वजीर का पद अप्रसिद्ध हो गया। न्याय प्रायः काजी उल कुजात अथवा प्रमुख न्यायाधीश करता था, जिसे कानून की व्याख्या करने में मुफ्ती सहायता दिया करते थे। कानून कुरान के आदेशों पर आधारित था। यद्यपि अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक न्याय करने में नीति का विचार करते थे, दंड विधान अत्यंत कठोर तथा अपराधियों को अंग भंग तथा मृत्यु के दंड देना आम बात थी। अपराध स्वीकार कराने के लिए बल तथा यातना का प्रयोग किया जाता था। न्याय प्रणाली अधिक व्यवस्थित नहीं मालूम पड़ती, बिना उचित जांच कराए मुकदमे चला दिए जाते थे तथा अधिकतर अवसरों पर मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त रूप में हो जाती थी। मार्को पोलो से हम यह जानते हैं कि ऋण संबंधी कानून कठोर तथा महाजन कर्जदारों से अपना बकाया प्राप्त करने के लिए प्रायः राजकीय सहायता की याचना करते थे। कोतवाल शांति एवं व्यवस्था का संरक्षक था। नगरपालिका की पुलिस का एक दूसरा अफसर था, मुतसीब, जिसके कर्तव्य थे लोगों के आचरण पर कड़ी नज़र रखना, बाजारों पर नियंत्रण। बाकी अगले पार्ट में।